जी बच्चों स्टार्ट करते हैं, तब तक काउच आ जाएगा। ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर we were talking about the examination done. Thank you so much. सबसे पतला बच्चा हो गया, आप आ जाओ। So, in the last lecture we were talking about the examination of the cervical spine. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्वाइकल स्पाइन की एग्जामिनेशन के बारे में बात की थी और हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स रह गए हैं। ठीक है, तो वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे। डिफरेंस पता है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का? जिसमें कहा यस, क्या? ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इज अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स जो कि पेशेंट बताता है। ठीक है, खुद से, मतलब जो हिस्ट्री है, ठीक है, दैट फॉल्स विद इन द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है उसमें हम लोगों ने खुद से जो फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, जो हम लोगों ने मैनुअल थेरेपी में जो सीक्वेंस पढ़ा था रिगार्डिंग फिजिकल एग्जामिनेशन के, सबसे पहले आप लोगों ने एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवा के देखना है, फिर पैसिव रेंज ऑफ मोशन, फिर रेजिस्टेंस, फिर जॉइंट प्ले, ठीक है, और फिर सॉफ्ट। ठीक है, ये करके देखना है, फिर आपको पता चलेगा कि क्या डायग्नोसिस बनता है और क्या नहीं बनता। ठीक है, समझ आ गई बेटा? So let's start with the history. Now, वो कहते हैं ये तमाम कंडीशंस वो कंडीशंस हैं जिनमें आप लोगों ने विद केयर एग्जामिनेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने बिल्कुल फ्री स्टाइल के साथ एग्जामिनेशन नहीं करना, बल्कि विद केयर आप लोगों ने एग्जामिनेशन करना है, या आप रेफर भी कर सकते हो ऐसे पेशेंट को जिनमें इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा सिम्टम्स हो। What are those? Recent trauma, 6 weeks तक का जो ट्रॉमा है recent to the cervical spine, ठीक है, आप उसको केयर के साथ एग्जामिन करना है, या आप उसको सिंपली क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो टू एनी ऑर्थोपेडिक सर्जन और टू एनी अदर डॉक्टर। Secondly, sware movement loss, ठीक है, if there is a loss of movement and that is sware, means the patient or you is unable to move his or her neck, ठीक है, तो it means there is a sware movement loss। आप लोगों ने केयर के साथ या तो उसके साइन एंड सिम्टम्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। जिस सिम्टम्स के साथ वो आया है, जैसे पेन के साथ आया है वो भी पेशेंट, तो आपने उसके पेन को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे मूवमेंट बेहतर होती जाएगी वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि एक्चुअली इसके अंदर क्या इशू है। ठीक है, थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग स्पैज्म, relative है, whether it is a movement loss due to the articular issue or whether it is due to the muscular spasm। ठीक है, अल्टीमेटली लॉस किसका होगा, मूवमेंट लॉस, चाहे वो आर्टिकुलर इशू की वजह से चाहे वो स्पैज्म की वजह से। पैरास्थीसिया, इफ देयर इज अ पैरास्थीसिया, ठीक है, पैरास्थीसिया क्या होता है? नहीं, इनकम्प्लीट पैरालिसिस नहीं, इनकम्प्लीट सेंसरी लॉस। एनेस्थीसिया इज कंप्लीट सेंसरी लॉस एंड पैरास्थीसिया इज इनकम्प्लीट सेंसरी लॉस। ठीक है, सुइयां चुभना, नमनेस और टिंगिंग सेंसेशन, ये बहुत माइल्ड से सेंसरी सिम्टम्स हैं। ठीक है, पैरास्थीसिया क्या है, देयर इज अ सेंसरी लॉस, पेशेंट को कुछ फील नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन इस पैरास्थीसिया के साथ बाकी कोई एक ऐसा सिम्टम होना चाहिए, लेट्स से मूवमेंट लॉस है या फिर रिसेंट ट्रॉमा है। ठीक है,
तो फिर आपने पैरासीजियर को इसमें इंक्लूड करना है कि आपने केयर के साथ उस पेशेंट को चेक करना, ठीक है। सेगमेंटल प्रेसेस, सेगमेंटल प्रेसेस मींस प्रेसेस इज फॉर मायोटोमल वीकनेस और पैरालिसिस से निकला है, ठीक है। प्रेसेस हम उसको बोलते हैं कि अगर पैरालिसिस कम है, मींस टू से मॉडरेट टाइप का पैरालिसिस है, हम उसको प्रेसेस बोल देते हैं, ठीक है। पैरालिसिस इज मीन देयर इज अ कंप्लीट मोटर लॉस, ठीक है। और प्रेसेस इज देयर इज अ मोटर लॉस बट द पेशेंट इज एबल टू परफॉर्म द मूवमेंट इन ग्रेड 1। बताओ पढ़ेंगे ये मैनुअल मसल टेस्टिंग में ग्रेड 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3। अगर ग्रेड 0 है तो दैट इज पैरालिसिस, अगर ग्रेड 1 या 2 में पेशेंट परफॉर्म कर सकता है तो दैट इज पैरालिसिस। सेगमेंटेड प्रेसेस का मतलब क्या है कि कोई एक मायोटॉम, ठीक है, सेगमेंटल मींस नर्व रूट, ठीक है, कोई एक सेगमेंट, लेट्स से वो C4 हो सकता है, वो C5 हो सकता है, वो C6। कैपिलर रिफ्लेक्टर्स का मोटर लॉस हो जाए, कैपिलर एलिवेटर्स का, सॉरी कैपिलर एलिवेटर्स का, ये कौन सा बात है, C4 का बात लॉस हो जाए। शोल्डर एब्डक्टर्स का सेगमेंटल प्रेसेस, ठीक है, किसी एक सेगमेंट का प्रेसेस हो जाए। नेक्स्ट है सेगमेंटल और मल्टी सेगमेंटल एरेफ्लेक्सिया और हाइपररेफ्लेक्सिया। एरेफ्लेक्सिया मींस A is for absence of reflexes, और हाइपररेफ्लेक्सिया is exaggeration of reflexes, ठीक है। हाइपररेफ्लेक्सिया is exaggeration of reflexes, ठीक है। A means absent, means whenever you are going to strike the tendon with the hammer, ठीक है, there will be no feel, there will be no tiny tremor as well, ठीक है। मतलब कोई फाइन मूवमेंट, कोई ट्रेमर भी प्रोड्यूस नहीं होगा आप जब टेंडन को स्ट्राइक करोगे, ठीक है, विद द हैमर, समझ आओगे। तो दैट इज एरेफ्लेक्सिया, ठीक है। हाइपररेफ्लेक्सिया या हाइपोरेफ्लेक्सिया, हाइपररेफ्लेक्सिया हो गया, हाइपररेफ्लेक्सिया हो गया, तब भी आपने नहीं करना चाहिए, ठीक है। एरेफ्लेक्सिया एब्सेंट है, हाइपररेफ्लेक्सिया पीजी कम हो गया रिफ्लेक्स, और हाइपररेफ्लेक्सिया क्या है, दैट इज द फेयर टाइप ऑफ फुट, मींस टू से जब आप स्ट्रक करोगे कि देयर आर ग्रेड्स, two is the normal reflex, 2 is the normal reflex, 1 is decreased reflex, and 0 is absent reflex or no reflex. This is because of 3, that is the hyperreflexia, and the fourth one is the tonus clonus. Tonus clonus hyperreflexia से भी एक नेक्स्ट स्टेज होती है, that is called tonus or clonus, ठीक है। अब हम चेक कैसे करें, हाइपो 1 ग्रेड 1, ठीक है। अब इनको चेक कैसे करें, सिंपली जब हम एक रिफ्लेक्स चेक करते हैं, हम एक दफा हैमर को स्ट्रक करते हैं तो हमें क्या आनी चाहिए, एक मूवमेंट प्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। वो मूवमेंट क्या हो, वो मूवमेंट कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए, वो मूवमेंट पार्शियल रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए। क्या मूवमेंट होनी चाहिए, जब मैं डायरेक्ट से ब्रेकियोरेडियलिस को मैं स्ट्रक करता हूं विद द हैमर, तो क्या पूरी एल्बो एक्सटेंड होनी, एल्बो फ्लेक्स होनी चाहिए, पूरी एल्बो फ्लेक्स होनी चाहिए, या सिंपली फ्लेक्स हो, हम पार्शियल फ्लेक्शन को हम कहेंगे दैट इज द नॉर्मल रिफ्लेक्स, ठीक है, पार्शियल। अब एक क्या हुआ है कि जब आपने इस हैमर से स्ट्रक किया है ब्रेकियोरेडियलिस के टेंडन को, तो आपकी मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन आपको मसल कॉन्ट्रैक्शंस की हुई है, आपकी मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं हुई लेकिन आपको मसल कॉन्ट्रैक्शंस फील हुई है, दैट इज ग्रेड 1 हाइपोरेफ्लेक्सिया। और जब आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन भी फील ना हो, मूवमेंट भी फील ना हो, तो दैट इज ग्रेड 0 वो एरेफ्लेक्स, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेड 3 के अगर हम बात करें हाइपररेफ्लेक्सिया, उसमें जब आप
triangle को स्ट्रक करोगे तो रेंज ऑफ मोशन विल बी कंप्लीट एंड विल बी स्ट्रक हियर, ठीक है। तो मूवमेंट क्या होगी, तो कंप्लीट होगी और स्ट्रक करेगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वापस पेशेंट एल्बो को एक्सटेंड कर सके, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हाइपरफ्लेक्सिया, ठीक है। और जो ग्रेड 4 है दैट इज टॉनस क्लॉनस, ठीक है। उसमें जो वेलोसिटी होती है ना मूवमेंट की, आप जैसे स्ट्रक करते हो वो मूवमेंट की वेलोसिटी या उस मूवमेंट की जो स्पीड है, ठीक है, दैट विल बी वेरी फास्ट, ठीक है। और पेशेंट काफी देर तक क्या करता रहेगा, उस मूवमेंट को परफॉर्म करता रहेगा, हालांकि उसमें कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन वो कंटीन्यूअसली उसको क्या करके रखेगा, एल्बो फ्लेक्स करके रखेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड हाइपरफ्लेक्स टॉनस क्लॉनस, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई। मॉडरेट टू सीवियर हेडेक्स, अब हम लोगों ने हेडेक, सर्वाइकोजेनिक हेडेक को भी हमने कहा था कि हम ट्रीट कर सकते हैं। सो व्हाट आर दोस हेडेक्स, मॉडरेट टू सीवियर। मॉडरेट टू सीवियर वो हेडेक्स जो कि मूवमेंट से ना उनकी इंटेंसिटी में ज्यादती होगी, ना उनकी मूवमेंट से कमी आ रही। ऐसा हेडेक जिससे या जिस पर मूवमेंट का कोई असर नहीं है, सर्वाइकल की किसी मूवमेंट का कोई असर नहीं हो रहा अगर हेडेक के ऊपर, एंड दैट इज मॉडरेट टू सीवियर इन इंटेंसिटी, तो फिर इट मींस कि आपकी थेरेपी में फॉल नहीं करेगा, या अगर फॉल करेगा तो आपने उसको केयर के साथ ट्रीट करना, केयर के साथ एग्जामिन करना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अपर मोटर न्यूरॉन साइन एंड सिम्टम्स। आप सबको पता है अपर मोटर न्यूरॉन साइन एंड सिम्टम्स का, पता है क्या होता है? स्पैस्टिसिटी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिव मसल नहीं हम कहेंगे स्पैस्टिसिटी, मतलब स्पैज, और लोड में फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन में आपके पास सेंसरी लॉस भी आता है, साथ में आपके पास पेन का लॉस भी आता है, वाइब्रेटरी लॉस भी आता है, ठीक है। समझ आ गई? पेन एंड टेम्परेचर लॉस भी आ सकता है, वाइब्रेटरी लॉस भी आ सकता है, सेंसरी लॉस भी आ सकता है, और मोटर लॉस भी आ सकता है। और ये डिफर करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, डिफर करते हैं ड्यू टू देयर ट्रैक्स। हम न्यूरोलॉजी में चले जाएंगे, काफी एक्सपेंसिव फिनोमेना है कि हम अपर मोटर न्यूरॉन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द लोअर मोटर न्यूरॉन। सेंसिटिव है वो आपको न्यूरोलॉजी में पता चलता है। कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस पेन, कांस्टेंट पेन, ठीक है, इट इज अ रेड फ्लैग साइन, ठीक है। ये तब तक रेड फ्लैग है जब तक इस पेन की इंटेंसिटी में कमी नहीं आ सकती, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मॉडरेट टू सीवियर रेडिएटिंग पेन, a pain that is radiating from one point to the distal part of the extremity, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, मॉडरेट टू सीवियर पेन कहलाएगी। और अगर वो इंटेंसिटी में मॉडरेट से सीवियर है, ठीक है, तो आपने उसको भी विद केयर मैनेज करना है, ठीक है। टिनाइटस, ठीक है, लेकिन along with other factors as well, along with other signs and symptoms. History of loss of consciousness, पेशेंट की अगर हिस्ट्री है कि जो अनकॉन्शियस लेवल में गया था या सबकॉन्शियस लेवल में गया था, तो तब भी आपने पेशेंट को क्या करना है, से आफ्टर अ ट्रॉमा, ठीक है। एक पेशेंट अगर अनकॉन्शियस लेवल में चला जाता है तो दैट इज नॉर्मल। क्यों? ट्रॉमा के बाद एक शॉक, बॉडी शॉक में जाती है, और उस वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है, ठीक है। लेकिन वो अनकॉन्शियसनेस में से जब रिकवर हो जाएगा तो दैट इज नॉट समथिंग डेंजरस, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी को बैठे बिठाए देयर इज अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, तो दैट इज डेंजरस, ठीक है। मेमोरी लॉस, ठीक है, अगर मेमोरी लॉस है, ठीक है, तब भी आपके पेशेंट को क्या करना है, विद केयर, और आप पेशेंट को रेफर कर सकते हो। डिफिकल्टीज विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। डिफिकल्टीज विद प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या, हमें कैसे पता चलता है डिफिकल्टीज विद प्रॉब्लम सॉल्विंग? एक पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा जी ये पेशेंट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, डिफिकल्ट है। लेट्स से आई एम आस्किंग हिम और हर अ क्वेश्चन,
रिगार्डिंग दिस पेन, और वो पेन को काफी देर सोचे उस आंसर के बारे में, लेकिन जब वो सोच के आंसर दे तो दैट इज नॉट रेलेवेंट टू माय क्वेश्चन। ठीक है, इट मींस ही और शी इज फीलिंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप उसको कुछ कहोगे कि आपने ये स्टेप्स चढ़ कर जाना है या आपने जिगजैग वे में जाना है, ठीक है, तो वो भी उसके लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं इक्वेशन को कहता हूँ, आपने जो पहला स्टेप है स्टेयर्स का, वो आपने राइट फुट के साथ क्या करना है, क्लाइंब करना है। ठीक है, ऑड वन जो है वो आपने राइट फुट के साथ क्लाइंब करना है, और जो इवन वन है वो आपने लेफ्ट फुट के साथ क्लाइंब करना है। दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने एक प्रॉब्लम केस दिया उसको, और अगर वो उसको हल कर ले तो दैट इज नॉर्मल, और अगर वो उसको हल नहीं कर सकता तो दैट इज डिफिकल्ट। ठीक है, इरिटेबिलिटी, जनरल इरिटेबिलिटी है। ठीक है, इरिटेटरी नेचर है, पेशेंट जो है वो इरिटेट हो के आपके साथ बात कर रहा है। ठीक है, दैट इज ड्यू टू हिज और हर साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, समझ आ गई? अगर वो अपने साइन एंड सिम्टम्स की वजह से इरिटेट हो रहा है बार बार, ठीक है, तो भी आपके केयर के साथ उसको एग्जामिन करने या उसको रेफर करना। एंजाइटी और डिप्रेशन, ठीक है, इनसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप। ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई है? Now, referred pain, that is cervical in origin. ये मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ। referred pain, cervical की जो पेन है वो आपको सबसे पहले यहाँ तक ऑक्सीपिटल रीजन, ठीक है, उसके बाद नेक इटसेल्फ, नेक में पेन आ सकती है, शोल्डर्स के ऊपर सुप्रास्कैपुलर रीजन, शोल्डर, ठीक है, एल्बो, ठीक है, फोरआर्म एंड फिंगर्स एंड थंब्स हैंड। ठीक है, इसी तरीके से वही सर्वाइकल की जो पेन है वो इंटरस्कैपुलर रीजन में भी आपको फील हो सकती है, टिल द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को ये पेन इसी तरीके से रेडिएट करे। किसी को पेन रेडिएट कर सकते हैं, जिसकी पेन है वो रेडिएट होगी सर्वाइकल से सिर्फ एल्बो तक आएगी। किसी पेशेंट की जो पेन है वो सर्वाइकल से रेडिएट होकर सिर्फ शोल्डर तक आएगी। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी पेन है जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगी वो किस कहां से ओरिजिनेट करेंगी, सर्वाइकल स्पाइन से ओरिजिनेट करेंगी। ठीक है, पेन may be referred to the tip of the chronic process or the scapular region so the cutaneous branches of the upper thoracic posterior MRI। ठीक है, ये उसने बताया हुआ कि क्या लिंक है कि जी शोल्डर तक हमारी पेन जाती है या शोल्डर की टिप तक हमारे सर्वाइकल की पेन क्यों जाती है, ड्यू टू द common nerve that is supplying the cervical region as well as that tip of the acromion process. ठीक है, the rib articulations of the cervical thoracic region may produce localized pain or referred pain to the suprascapular fossa of the shoulder. Cervical जो आपकी thoracic की articulations है with the ribs, या अगर thoracic spine में कोई issue है तो thoracic spine की जो पेन है वो भी mimic करती है same as that of the cervical spine। ठीक है, लेकिन अपर thoracic spines की T1, T2, T3, T4, T5, ये जो T5 तक की जो पेन है ये मिमिक करती है सेम टू सेम विद द सर्वाइकल स्पाइन पेन। ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करना होता है, thoracic spine की जो पेन है वो ब्रीदिंग को डिफिकल्ट करेगी या आपकी ब्रीदिंग में भी वो पेन आती है। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन की जो पेन होगी वो पर्टिकुलरली सर्वाइकल स्पाइन के मूवमेंट के साथ क्या करेंगी, एसोसिएट करेंगी। नॉन स्पेसिफिक नेक पेन, ठीक है, जो जिसके ऊपर सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन की मूवमेंट का असर हो तो हम उसको क्या कहते हैं कि दैट इज अ मैकेनिकल नेक पेन। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक नेक पेन क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक हम किसे बोलते हैं, पेशेंट उसको स्पेसिफाई नहीं करे। ठीक है, मींस टू से ना वो शोल्डर पर आ रही है, ना वो सुप्रास्कैपुलर रीजन पर आ रही है, ना इंटरस्कैपुलर रीजन पर आ रही है, ना इंफीरियर एंगल पर, मींस टू से वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन पेशेंट क्या कहते हैं कि मुझे पेन है। ठीक है, और अगर वो उसकी पेन जो है वो सर्वाइकल स्पाइन की किसी मूवमेंट के साथ एग्रीवेट कर जाए और सर्वाइकल स्पाइन की किसी मूवमेंट के साथ मिनिमाइज हो जाए तो हम उसको किसमें कैटेगराइज करते हैं, दैट इज अ नॉन स्पेसिफिक मैकेनिकल नेक पेन।
ठीक है। लेकिन सर्वाइकल के रीजन में ये केसेस बहुत कम होते हैं, लो बैक के रीजन में ये केसेस मैक्सिमम होते हैं, जिनको हम लोग इसमें कैटेगराइज करते हैं नॉन स्पेसिफिक मैकेनिकल लो बैक पेन। ठीक है, इसमें हम नॉन स्पेसिफिक मैकेनिकल नेक पेन कहेंगे। ठीक है सर, नॉन स्पेसिफिक दोबारा बता दें। नॉन स्पेसिफिक मींस कि वो सर्वाइकल स्पाइन की पेन की किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, रेडिएटिंग किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, पेशेंट नॉन स्पेसिफिकली बता रहा है कि बस मुझे यहाँ पर पेन है, इस एरिया में पेन है, उसको खुद भी नहीं पता कि ये पेन किसकी वजह से है, सर्वाइकल स्पाइन की वजह से बस। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देयर इज अ पेन, ठीक है, इन माय शोल्डर और देयर इज अ पेन इन माय बैक ऑफ द स्पाइन। ठीक है, पेशेंट सिर्फ ये कह रहे हैं मुझे बैक ऑफ द स्पाइन में पेन है, लेकिन वो पेन रेडिएट नहीं हो रहा। वो ये नहीं कहता कि यहां से स्टार्ट होती है पेन और फिर नीचे तक जाती है। वो सिर्फ ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है पेशेंट कि मुझे सिर्फ पेन है बैक ऑफ द स्पाइन में। ठीक है, या पेशेंट क्या कहता है, मुझे सिर्फ पेन है कहां पे, आर्म में, अपर आर्म में पेन है। ठीक है, तो वो एग्जामिनेशन से आपको पता चलेगा कि जी ये नॉन स्पेसिफिक नेक पेन है या नहीं। ठीक है, या देयर इज अ लोकलाइज्ड इशू जो कि वो पेन कॉज कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल सही। जब आप हिस्ट्री में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, पेशेंट बहुत ओपनली आपको बताता है इफ यू हैव टाइम। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को बात करने की बहुत ज्यादा आदत होती है। ऐसा मैंने कोई पेशेंट नहीं देखा जिसको बात करने की आदत ना हो या जो अपने सिम्टम्स को ना डिस्कस कर सके। नहीं, वाकई दैट इज ट्रू। ठीक है, अगर मैं पेशेंट होऊंगा तो मैं भी इस चीज को डिस्क्राइब करूंगा मैक्सिमम कि मेरा डॉक्टर जो है वो एक अच्छे डायग्नोसिस में पहुंचे और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। ठीक है, कोई अपने आप से इतनी तो नहीं ना कुछ कर सकता कि जी नहीं ये खैर है, मैं इसको घुमाता फिराता हूँ और ये गलत डायग्नोसिस बनाएगा तो मैं और खराब हो जाऊँ, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, साइकोलॉजिकल वंस बिल्कुल अलग करते हैं, लेकिन जो नॉर्मली इंडिविजुअल होते हैं वो इस तरीके से कभी भी बिहेव नहीं आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे पेन यहाँ पर भी होती है, फिर कभी कभी वही जो दर्द होती है ना वो यहाँ आ जाती है चलकर, फिर वही पेन जो है वो चलकर इधर आ जाती है और तो ऑन। ठीक है, सेम वही बात। ठीक है, पता है ना, एग्जामिनेशन, रेडियोग्राफ, साइन एंड सिम्टम्स, ये तीनों चीजें मैच नहीं करेंगी नॉन स्पेसिफिक पेन में। जब भी पेन नॉन स्पेसिफिक होगा ना रेडियोग्राफ मैच करेगा, ना पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स, ना आपका एग्जामिनेशन। ठीक है, आपने फिर ट्रीटमेंट क्या करना होता है, आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है। जो पेशेंट का सिम्टम होता है आपने उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है, चाहे वो ट्रीटमेंट उसके लिए है या नहीं है, आपने उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट देना। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक में ये तीनों डिफरेंशिएट होते हैं। नाउ ऑब्जर्वेशन, सीधे बैठिए जी। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आप सबको नजर आ रहा है? आपके पास एक पेशेंट आया, आपने सबसे पहले एग्जामिनेशन में उसकी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में अब आपके पास सेम जैसे आपने अपर सर्वाइकल स्पाइन में जिन जिन पॉइंट्स को नोट किया था, आपने इसमें भी उन्हीं पॉइंट्स को नोट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि आपने कि अपर सर्वाइकल स्पाइन को डिफरेंटली ऑब्जर्व करना और मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन को डिफरेंटली एग्जामिन करना है या ऑब्जर्व करना है। सर्वाइकल स्पाइन एज अ होल भी चेक होगी, और हमने ये जो डिफरेंशिएशन की हुई है अपर मिड और लोअर के अंदर, ये समझाने के लिए किया होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, और एग्जामिनेशन में आपकी ये दोनों पार्ट इंक्लूडेड होंगे
कि जब भी आपको ये आपके पास नेक के साथ कोई भी पेशेंट आएगा तो आप उसके अपर सर्वाइकल स्पाइन को भी एग्जामिन करना है, आपने उसकी मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन को भी एग्जामिन करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द स्कैपुलर लेवल, ठीक है। स्कैपुलर शोल्डर लेवल क्या है, ठीक है। स्कैपुलर लेवल क्या है, शोल्डर लेवल क्या है, शोल्डर के लेवल क्या है, ठीक है। समझ आ गई बात, यहाँ तक बात की समझ आ गई। फिर इसके बाद हम यूजुअली एक्सपोज करते हैं पेशेंट को कि पेशेंट जो है वो इस अपर चेस्ट को एक्सपोज करे, एक्रोमियन प्रोसेसेस, ठीक है, इनको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्लस राउंडनेस ऑफ द शोल्डर, शोल्डर राउंडेड तो नहीं है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इंटरनली रोटेटेड शोल्डर्स विल मेक राउंडेड शोल्डर, ठीक है। तो आपने शोल्डर्स की राउंडनेस को भी देखा, प्लस आपने डेल्टॉइड को देखना है कि देयर इज अ मसल बेली और नॉट, कि फ्लैटनेस तो नहीं है शोल्डर, अपर आर्म फ्लैट तो नहीं है, दिस वन बिल्कुल फ्लैट होगा। अगर आप खुद देखो, लेट्स अपने शोल्डर को देखते हैं शीशे के अंदर, हर जाकर देखिएगा शोल्डर को, अगर आप शीशे में देखोगे तो आपको बकायदा बम्प फील होगा कि यस आई कैन डिफरेंशिएट देयर इज अ डेल्टॉइड एंड देन देयर इज अ बाइसेप इन फ्रंट एंड ट्राइसेप एट द बैक, ठीक है। लेकिन जो फ्लैटनेस है, ठीक है, वो बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे बूढ़े लोगों को आपने कभी देखा हो, बूढ़े लोगों का जो शोल्डर होता है दैट इज अ फ्लैट शोल्डर, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है। समझ आ गई बात, राउंडनेस ऑफ द शोल्डर, फ्लैटनेस ऑफ द शोल्डर, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा जब आप एक्सपोज करते हो तो आपने बैक से स्किन को चेक करना है, स्किन के ऊपर कोई ब्रूजेस वगैरह, ठीक है, कोई किसी भी किस्म का निशान तो नहीं, ठीक है। क्योंकि सर्जिकली कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं बेटा जिनको आपको बताना ही याद नहीं रहता कि हाँ हमने सर्जरी करवाई हुई है, और ऐसा रियलिटी में होता है कि पेशेंट को बताना याद ही नहीं रहता कि हाँ मैंने सर्जरी करवाई थी है। मतलब वो ये समझ रहा होता है कि 20 साल पहले जो सर्जरी करवाई थी उसका कोई असर नहीं हो सकता क्योंकि उसको 20 साल हो गए, ठीक है। और हो सकता है कि फ्रॉम दैट वेरी डे 20 साल पहले जो सर्जरी हुई थी उसी दिन से उसका ये इशू स्टार्ट हुआ है और टिल दिस डे वो इशू इतना एग्रेवेट हो गया कि उसको आज किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ा, ठीक है। तो आप लोगों ने इन इंसिजन को चेक करना होगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोगों ने स्किन को जरूर चेक करना है, किसी भी किस्म का निशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई एक्कीमोसिस का, ब्रूजेस का, किसी भी किस्म का निशान ना हो, ठीक है। फिर आप लोगों ने बैक यहाँ साइड से कि ये जो साइड है आपकी, ये आपके सर्वाइकल के कर्व को इंडिकेट करेगी कि आपका सर्वाइकल का कर्व लॉर्डोटिक है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए सबसे अहम क्या चीज होती है कि मैं यहाँ साइड से खड़े होकर मैं ये देख सकूं क्या इसकी जो चेन है ये फॉल कर रही है स्ट्रेनर पर या नहीं फॉल कर, ठीक है। ऐसा कोई पेशेंट नहीं होगा जो स्ट्रेट सर्वाइकल स्पाइन के साथ है और कहेगा कि हाँ मेरी ये जो ये चेन है ये फॉल करेगी स्टर्नम के साथ, ठीक है। यूजुअली जो स्ट्रेट सर्वाइकल स्पाइन कर्व के साथ आते हैं उनकी जो चेन होती है वो फॉरवर्डली प्रोट्रूड हुई होती है, ठीक है। तो ये जो पेशेंट होगा आपकी सर्वाइकल चेन जो है वो इसके साथ मीट करेगी अलाइंड होकर विद द स्टर्नम। सर्वाइकल के कर्व को देखने के बाद मैंने थोरैसिक के कर्व को जरूर देखना है, अपर थोरैसिक स्पाइन के कर्व को, कोई बम्प तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अपर थोरैसिक स्पाइन में देयर आर सम, आप अक्सर किसी हाइटेड इंडिविजुअल को देखोगे, देखकर जस्ट लाइक दिस को ऐसे चलते हैं और इसी तरीके का उनका पोस्चर बन जाता है। अगर आप उनको एक्सपोज करके देखेंगे तो उनको एकदम थोरैसिक स्पाइन का बम्प फील होगा, ठीक है, दैट इज एबनॉर्मल, ठीक है। इसमें आपको क्या फील होगा कि देयर इज अ लॉर्डोटिक कर्व एंड देन दिस वन इज द ट्राइफॉटिक कर्व, देयर विल बी अ सीक्वेंस, ठीक है। आपको उस सीक्वेंस को फॉलो करना है, ठीक है। फिर आपने इंटरस्कैपुलर रीजन के अंदर, ठीक है, मसल मास को देखना है, ठीक है। इंफीरियर एंगल जो है स्कैपुला के क्या वो एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द स्ट्रेंगल्स शोल्डर, स्ट्रेंगल डिफॉर्मिटी, स्ट्रेंगल STRENGEL
स्पेंगल शोल्डर भी बोलते हैं, स्पेंगल डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। That deformity is usually a small sized scapula, small sized scapula, ठीक है। एक स्कैपुला का साइज नॉर्मल होगा तो दूसरे स्कैपुला का साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर, लार्ज का नहीं स्मॉलर होगा, ठीक है। एंड दैट स्मॉलर स्कैपुला इज यूजुअली उसके साथ एक फाइब्रस बैंड आपको नजर आ रहा होगा, जैसा कि लेट्स से दिस वन, दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये मैं इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। इसी तरीके से आपको फाइब्रस बैंड नजर आएगा कि वो फाइब्रस बैंड उस स्मॉल स्कैपुला के से अटैच होकर कहां तक जा रहा है, वर्टिब्रास तक जा रहा है, ठीक है। दैट फाइब्रस बैंड इज यूजुअली प्रेजेंट विद दैट स्पेंगल शोल्डर, ठीक है। इन सब चीजों को देखना है। हेयर लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेयर लाइन, ये जो हेयर लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये किसको बताती है, शॉर्ट नेक को बताती है। अगर हेयर लाइन दैट इज, हेयर लाइन कितनी होनी चाहिए, हेयर लाइन से हमें क्या पता चलेगा, बैक नेक का, लेकिन आप चेहरा उधर करके बैठे सर अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हुई तो इसकी हेयर लाइन क्या है, ये एक्चुअली इसके बालों की वजह से, क्योंकि उसकी जो कटिंग हुई है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर रही है कि उसने बाल, जो हेयर लाइन है वो उसने लो रखवाई हुई है। वो चाहे तो इसको नॉर्मल हेयर लाइन रखवा सकते हैं, लेकिन उसने क्या किया हुआ है, उसने लो हेयर लाइन रखी हुई है, ठीक है। मैं इस हेयर लाइन को ये नहीं कह सकता कि दैट इज अ वेब नेक और अ शॉर्ट नेक, क्यों, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंशिएशन। वो डिफरेंशिएशन क्या है, देखिए शॉर्ट नेक के साथ पेशेंट आएगा, उसके ये जो ईयर्स होंगे दैट विल बी क्लोज टू द शोल्डर लेवल, ठीक है। ये जो कान होंगे ये बहुत ज्यादा करीब होंगे शोल्डर से, ठीक है। या आप कह लो पूरे का पूरा फेस होगा दैट विल बी क्लोजर टू द ट्रंक, अपर ट्रंक, ठीक है। तो अब उसको पूरे का पूरा फेस नॉर्मली प्रेजेंट है, लेकिन अगर उसकी हेयरलाइन लोअर लेवल पर है तो इट डजंट इंडिकेट कि देयर इज अ वेब नेक और अ शॉर्ट नेक, ठीक है। अगर हेयरलाइन लोअर लेवल पर होगी तो वो इंडिकेट करेगी कि देयर इज अ शॉर्ट नेक, इसलिए आपने हेयरलाइन को जरूर देखना होगा। समझ आ गई बेटा बात में, यहां तक बात समझ आती है, किसी को कोई डिफरेंस, कोई डिफिकल्टी? जी यस, ठीक है, यहां तक बात समझ आती है। उन लोगों ने क्या करवाया था, उन्होंने हाई रिक्वायरी की है, ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना शॉर्ट नेक के साथ, उन्होंने यूजुअली हाई रिक्वायरी हुई होती है ताकि उनकी नेक अपेयर हो कि हाँ हमारी नेक है। समझ आ रहा वो भी वेब नेक है, ट्रिपल सेल सिंड्रोम दैट इंडिकेट्स अ शॉर्ट नेक, ठीक है। यहां तक बात की समझ आती है बेटा? सर्जिकली हील हो जाते हैं क्या सर्वाइकल स्पाइन के पोस्चर को, ये सर्वाइकल स्पाइन, अगर सर्जरी सर्वाइकल स्पाइन की हुई है तो अल्टीमेटली वो आपके बायोमैकेनिक्स को डिस्टर्ब करेगी। ऐसी कोई सर्जरी नहीं है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। आपके बॉडी में कोई भी ऐसी सर्जरी हो, जिस दिन आप खुदा न खास्ता एक कट लग जाए ना, एक कट, लेट्स से सर्जरी का एक कट लग जाए, इट मींस कि उस ग्रुप ऑफ मसल का या उस स्पेसिफिक मसल का जहां पर कट लगा है वो अपने ग्रेड 5 से किसमें फॉल कर जाएगा, ग्रेड 4 में फॉल कर जाएगा। ये हमेशा अपने साथ बांध लें ये बात, ठीक है। हमेशा के लिए नहीं, उस टाइम के लिए बात हमेशा के लिए बांधनी है, मसल नहीं गिरेगा बेचारा, ठीक है। तो अच्छा, और जहां पे आपका ग्रेड 5 ग्रेड 4 में चला जाए, भाई उस इंसिजन वाली जगह का क्या कसूर है कि वहां का ग्रेड 4, वहां का जो मसल है वो ग्रेड 4 में चला गया है और उसकी स्टैंडिंग में जितने भी मसल होंगे वो तो ग्रेड 5 में होंगे, तो क्या मसल इम्बैलेंस नहीं डेवलप होगा? होगा। जब मसल इम्बैलेंस डेवलप होगा तो क्या काइनेमेटिक्स नॉर्मल रहेंगी? नहीं रहेंगी। तो जब काइनेमेटिक्स नॉर्मल नहीं रहेंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिसफंक्शन प्रोड्यूस होंगे,
और दैट डिसफंक्शन विल लीड टू डिफॉर्मिटीज। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जहां पर इंसिजन हुआ है पहले कहा जाता था कि पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है, लेकिन नाउ वी एम्फसाइज ऑन प्री ऑपरेटिव फिजिकल थेरेपी एज वेल एज पोस्ट ऑपरेटिव फिजिकल थेरेपी। ऑपरेशन से पहले फिजिकल थेरेपी जरूरी है, ऑपरेशन के बाद फिजिकल थेरेपी जरूरी है, ऑपरेशन से पहले नहीं। हमें पता होता है कि हम कहां पर इंसिजन होना है, लेट्स से डेल्टॉइड रीजन पर इंसिजन होना है, तो मैंने इसको पहले से ही स्ट्रेंथनिंग करवाना शुरू कर दी डेल्टॉइड की। एक्चुअली वो इसने ग्रेड को ग्रेड 5 से ग्रेड 6 में नहीं लेकर जाएगा, रहेगा ग्रेड 5 ही, बट इवेंचुअली ब्रेन को क्या होगा, नॉलेज होगा इस चीज का कि अच्छा मेरे इस रीजन की कैसे स्ट्रेंथनिंग होनी है, इस एक्सरसाइज से स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, तो जब हम ऑपरेशन के बाद पेशेंट को अलाउ करते हैं तो पेशेंट इजीली वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अगर हम प्री ऑपरेटिव एक्सरसाइजेस नहीं करवाते और हम डायरेक्टली पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज पर चले जाते हैं, होता क्या है कि हमें 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं उस पेशेंट को एक्टिवेट करते हुए, उसके स्पेसिफिक मसल को एक्टिवेट करने में। ठीक है, समझिए, क्योंकि ऑब्वियसली जहां पर क्या होंगे स्टिचेस लगे होंगे, पेशेंट इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मैं इस चीज को कैसे उठा लूं जहां स्टिचेस लगे। ठीक है, समझ आई बात? तो दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां तक बात की समझ आ गई है? ऑब्जर्वेशन बैक से भी, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन जब आपके फ्रंट के ऊपर आए, तो फ्रंट के ऊपर आप लोगों ने नेक के फ्रंट के ऊपर कोई इंसिजन ना हो। ठीक है, फ्रंट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर कोई इंसिजन ना हो किसी भी किस्म का। ठीक है, इन सब चीजों को, क्लेविकल का लेवल, क्लेविकल सबकी ब्यूटी बोन जो है दैट इज ऑब्जर्वेबल, उस लेवल को देखना होता है कि दोनों का लेवल एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई है? नाउ we are going to have the active range of motion exercises. Now active range of motion को चेक करने के लिए मैं पेशेंट को क्या कहूंगा कि आप अपनी गर्दन को उठाएं और आसमान की तरफ देखें या छत की तरफ देखें। ठीक है, ऑब्वियसली ये अभी इसकी बैक के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, तो यूजुअली या तो मैं इसके साथ सपोर्ट कर लूं। ठीक है, ज्यादा अच्छा तरीका क्या होता है, मतलब अगर आपने प्रॉपर प्रोटोकॉल, आप पिलो प्लेस करें इसकी बैक पे और साथ खुद खड़े हो जाए, तो दैट पिलो विल गिव सपोर्ट टू हैंड और फिर हर बैक। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, पेशेंट को कहोगे कि आपने आप आसमान की तरफ या जमीन की तरफ देखना, और आसमान या छत की तरफ देखना। ठीक है, वापस आप 1 to 2 टाइम्स रिपीट करवा सकते हैं कि देखें। अच्छा, इसमें क्या ऑब्जर्व करना होता है, इसमें ये ऑब्जर्व करना होता है कि तीसरी तरीके से जब ये ऊपर लेकर जा रहा है तो कोई टिल्टिंग तो नहीं आ रही या कोई बेंडिंग तो नहीं आ रही। ठीक है, जब ये एक्सटेंशन की तरफ लेकर जा रहा है तो एक्सटेंशन के अंदर कोई टिल्टिंग या कोई रोटेशन या कोई बेंडिंग तो नहीं आ रही। ठीक है, इस चीज को ऑब्जर्व करना है, ये नहीं करना कि अच्छा ठीक है इसने बेंड कर लिया, चाहे वो यहाँ से सीधा हो रहा है चाहे वो वहां से उल्टा हो रहा है, नहीं लेकिन उसने एक्सटेंड तो कर लिया, नहीं ऐसे नहीं करना। आपकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, सीक्वेंशियल होनी चाहिए। ठीक है, और सीक्वेंस के लिए क्या जरूरी है कि कहीं पर कोई टिल्ट ना हो। इसी तरीके से आप पेशेंट को क्या कहते हैं, टुवर्ड द फ्लोर, या अपनी चिन को किसके साथ लगाने की कोशिश करें, स्टर्नम के साथ लगाने की कोशिश करें, करने की कोशिश। ठीक है, समझ आ गई? फ्लेक्शन जो है ये कम होती है, 45-40 डिग्री तक होती है। सर्वाइकल स्पाइन की जो फ्लेक्शन है ना बेटा, ये 40 या 45 डिग्री तक होती है। नहीं, सर्वाइकल स्पाइन की फ्लेक्शन, कैपिटल फ्लेक्शन के लिए हम कहते हैं चेन को अपनी गर्दन के साथ लगाने की कोशिश। ठीक है, समझ आ गई? ये है 40 से 45 डिग्री। एक्सटेंशन इज ग्रेटर देन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन जो कि ऑलमोस्ट 80-85 डिग्री तक होती है। ठीक है, समझ आ रही बात? तो फ्लेक्शन आपकी क्या होगी, 40 से 45 डिग्री तक, और एक्सटेंशन क्या है, दैट इज ग्रेटर देन फ्लेक्शन। फिर इसी तरीके से आप क्या कहते हैं पेशेंट को कि अपने जो कान है, एक कान को अपने शोल्डर के साथ लगाने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करें। नाउ अब आपने क्या देखना है, नाउ ऑन द ऑपोजिट साइड, दूसरी तरफ
अब आप लोगों ने खुद देखना है, इसमें डिफरेंस करो, डिफरेंशिएट करो करो। राइट साइड की बेंडिंग करो, लेफ्ट साइड की बेंडिंग करो। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो डेल्टा के बेंडिंग के साथ ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपनी गर्दन। अच्छा मेरी गर्दन घूमती देखो, ठीक है। एक क्वेश्चन लगा तुम्हारे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मतलब बेंडिंग के साथ साथ मेरी क्या हो जाए, मेरा हेड जो है वो टिल्ट कर जाए एज अ होल, मेरा हेड अगर टिल्ट कर जाए टुवर्ड्स द सेम साइड शोल्डर, इट मींस कि ये अपनी बेंडिंग के साथ क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। आपको याद होगा मैंने कहा था रोटेशन के साथ क्या होती है, तो साइड की हाइट शॉर्टेड हो जाती है। तो रोटेशन वो इसलिए करता है ताकि वो साइड बेंडिंग कंप्लीट कर सके। वो रोटेशन पेशेंट इसलिए करता है ताकि वो अपनी उस साइड की साइड बेंडिंग क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। ठीक है, समझ आ गई बात? सही है। सो राइट साइड बेंडिंग, लेफ्ट साइड बेंडिंग और खास तौर पर डिस्टेंस। राइट साइड बेंडिंग में ये ईयर टू शोल्डर का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ठीक है। आप लोअर लोब से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देख सकते हो कि यहाँ पर कितना डिस्टेंस है। अगर ये यहाँ पर इतना डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी इतना डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई बात की? अगर टेक्निक पे डिफरेंस में हाइट में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें इधर मसला है। जहां हाइट का डिफरेंस ज्यादा होगा हमें पता चल जाएगा कि यहाँ इसकी राइट साइड बेंडिंग में मसला है, लेफ्ट साइड बेंडिंग इसकी नॉर्मल। समझ आ गई बात? ठीक है, फिर इसी तरीके से आप पेशेंट को क्या कहते हैं कि आपने रोटेट करना है। जैसे आप नमाज पढ़ते हुए सलाम करते हैं किसी एक साइड से दूसरी साइड पे, रोटेट करें। ठीक है, दिस वन नाउ रोटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दिस वन। रोटेशन के अंदर भी कंपैरिजन करना है कि क्या राइट साइडेड रोटेशन और लेफ्ट साइडेड रोटेशन में कोई डिफरेंस है। ठीक है, समझिए कोशिश ये होगी हमारी कि चिन जो है वो इन लाइन है विद द शोल्डर। ठीक है, मैक्सिमम लेकर आने की कोशिश करें। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिज चिन एंड द शोल्डर। इट मींस कि इसकी ये जो मूवमेंट है ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है लेफ्ट साइड से, राइट साइड पर लिख रहा हूं। ठीक है, that is also restricted but that is much closer to the right side. ठीक है, समझ आ गई? that is much closer to the right side. बेटा 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का एंगल क्या कहता है, दिस वन। ठीक है, अब मेरी चिन जो है वो शोल्डर के लेवल पर है, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, ठीक है, उस बच्चे की भी बिल्कुल ठीक है। आप रोटेशन करके देखिए तो देखो उसकी राइट रोटेशन चेक करें। ठीक है, उसकी रोटेशन बिल्कुल क्या है, नॉर्मल है। आपकी भी रिस्ट्रिक्टेड है। सर 90 डिग्रीज का एंगल बनना चाहिए तो नॉर्मल होता है। अच्छा ये भी होता है, पेशेंट क्या करता है शोल्डर को करीब कर लेता है। ये अभी उस बच्ची ने किया तो मुझे ये ट्रिकी मूवमेंट था ना, पेशेंट क्या करेगा, फौरन से अपने शोल्डर को रोटेट करने की कोशिश करेगा कि मेरी मूवमेंट कंप्लीट हो जाए। समझ आ गई बात? ठीक है, जिसकी काम है वो हाथ से एक्सरसाइज करना शुरू कर। सो दीस आर द एक्टिव मूवमेंट्स। जी बेटा। सर अगर 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है तो वो नॉर्मल है मूवमेंट? अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो नॉर्मल मूवमेंट है? हाँ जी, नॉर्मल कंसिडर। अच्छा, आप जरूरी नहीं है कि आपने बकायदा एक मतलब के एंगल मेजरमेंट करने के लिए आपने एंगल को मेजर करना है। आपने सिर्फ रेफरेंस रखना होता है टिप ऑफ द शोल्डर, कि जो चिन है वो टिप ऑफ शोल्डर के साथ कंसाइड करे मैक्सिमम, जितनी वो कंसाइड कर सकती है। यहां तक बेटा बात की समझ आ गई? दिस इज एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज पैसिव रेंज ऑफ मोशन। अच्छा ये देखिए,
इसको हाथ में पकड़ लिया। अब पैसिव रेंज ऑफ मोशन में नेक में, अगर तो बेटा मैं सिटिंग पोजीशन में पैसिव रेंज ऑफ मोशन करूं सर्वाइकल स्पाइन की, तो मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं हूं। मैं गलत करूंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी पैसिव मूवमेंट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखना है कि आपने हमेशा लिटा के करवानी है पैसिव रेंज ऑफ, और पैसिव रेंज ऑफ मोशन पैसिव रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पेशेंट क्या खुद से मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है और आप क्या करें, हाथ लगा के अपनी वो पूरी करें तसल्ली, ठीक है? पैसिव रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं आप सिटिंग पोजीशन में इसको इसलिए चेक कर रहा हूं ताकि आप सबको नजर आए और उनको भी नजर आए जो ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर मैं इस तरीके से लिटा दूंगा कुछ बच्चों को नजर आएगा, कुछ बच्चों को नजर नहीं आएगा। लेकिन हमेशा क्या करनी है, लेटा के करनी, ठीक है? पेशेंट को क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है? रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है? अच्छा, रिलैक्सेशन कैसे चेक करते हैं मसल्स की? ये देखो, अब ये इसका हेड मेरे कंट्रोल में है, जहां पर भी कोशिश करेगा ना रोटेट रोकने की, वहां पे क्या होगा, मुझे रेजिस्टेंस फील हो जाएगी, ठीक है? सर्वाइकल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है? मैक्सिमम ओवर प्रेशर देके देखना है, ठीक है? अब यहां मैं ओवर प्रेशर कहां से दे रहा हूं? ये क्या है, मैंडिबल से प्रेशर कहां से दे रहा हूं, यहां से, अपनी इस फिंगर्स के साथ, ठीक है? अब इन फिंगर्स को ही परसीव होगा कि क्या चीज इस मूवमेंट को रोक रही है, दैट इज द एंड फील, ठीक है? दैट इज द एंड फील। ये देखिए, अब मेरी क्या है, मिडिल फिंगर क्या कर रही है, ओवर प्रेशर अप्लाई कर रही है, और ओवर प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, मेरी इसी मिडिल फिंगर को ही पता चलेगा, किसी और फिंगर को पता नहीं चल सकता, ठीक है? इसी तरीके से फ्लेक्शन, ठीक है? फ्लेक्शन में मैं पूरी फिंगर यूज कर रहा हूं, तो इधर मुझे क्या मिलेगा, इधर मुझे पूरी फिंगर्स को पता चलेगा कि क्या एंड की है, ठीक है? दैट विल बी द स्ट्रेच, ठीक है? दैट इज अ स्ट्रेच, सही है? स्ट्रेच, और प्लस अगर मैं इसको फर्दर वो करूं तो यहां इसकी क्या हो जाएगी, ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगी चिन विद द स्ट्रेच, ठीक है? इसके बाद मुझे कोई स्ट्रेच नहीं मिलेगा या मुझे कोई एंड फील नहीं मिलेगी, ठीक है? लेकिन जो एक्सटेंशन है, ठीक है, लेट्स से दिस वन इज द एक्सटेंशन, और मैं एक्सटेंशन में क्या कर सकता हूं, अब चेक कर सकता हूं कि क्या चीज इसको क्या कर रही है, रोक रही है, इसकी एक्सटेंशन को क्या चीज रोक रही है, ठीक है? तो बेटा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये एक्सटेंशन पोजीशन लिटा के कैसे करेंगे बेटा ऑफ द बेड करवा के, जब आपकी नेक ऑफ द बेड होगी, देखो क्या है ले पीछे ले, रिलैक्स, बिल्कुल सीधा छोड़ो, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ द बेड, ठीक है? यहां से मैं प्रेशर देके अप्लाई करके देखता हूं, दैट इज फ्लेक्शन, दैट इज एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। आप मल्टीपल टाइम्स करके देख सकते हैं। न्यूरोलॉजिकली जब आप मल्टीपल टाइम्स करके देखते हैं तो अगर अंडरलाइन कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यू हो तो वो फौरन से पता चल जाता है, क्योंकि ये जिस रिदम के साथ, जिस मूवमेंट के साथ मैं परफॉर्म करूंगा, जिस स्पीड के साथ, न्यूरोलॉजिकली कभी अगर कोई डिसफंक्शन हो तो वो स्पीड अलाउ नहीं करता आपको, वो स्पीड अलाउ नहीं करता अगर न्यूरोलॉजिकल कोई डिसफंक्शन हो, ठीक है? यहां तक बात की समझ आ गई है? सर ड्यू टू पेन वो नहीं अलाउ करेगा, क्या कह रही हो, क्या कह रही है बेटी? ड्यू टू पेन जो है वो अलाउ नहीं करेगा न्यूरोलॉजिकल में, नहीं, ड्यू टू पेन ही बेटा, न्यूरोलॉजिकली ना जो जितनी भी आपकी नर्व्स होती है ना, दे आर सेंसिटिव टू स्पीड। जब नर्व्स को कोई इश्यू हुआ हो या न्यूरोलॉजिकली कोई डिसफंक्शन हो तो आप वो स्पीड अलाउ नहीं करता, ठीक है? स्पीड को बहुत जल्दी सेंसिटाइज कर देता है, स्पीड को बहुत जल्दी सेंसिटिव होता है, तो वो फौरन से, जैसे आप स्पीड से करने की कोशिश करोगे, फौरन से पेशेंट जब वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है? नाउ दिस वन साइड बेंडिंग, ठीक है?
अब ये जो पैसिव साइड बेंडिंग है, इसमें मैंने क्या देखना है कि ये जो शोल्डर है लेफ्ट साइड का, ये तो नहीं साथ में एलिवेट हो रहा है? हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये सिटिंग में बैठ के कर रहा था तो तब इसकी साइड बेंडिंग नहीं हो रही थी, ठीक है। अब इसलिए कंप्लीट हो रही है, इसलिए क्योंकि ये शोल्डर को क्या कर रहा है, साथ में एलिवेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से रोटेशन, ठीक है, राइट साइडेड रोटेशन एंड लेफ्ट साइडेड रोटेशन। बेटा इसमें पैसिवली मैं चेक क्या कर रहा होता हूँ, मैं पूरी की पूरी मूवमेंट को फील कर रहा हूँ कि क्या इसका सीक्वेंस ठीक है या नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस सर वो ठीक एलिवेटिंग, जो शोल्डर एलिवेट करेगा तो वो नॉर्मल है? नो बेटा, दैट इज Okay. टाइटनेस ऑफ द लेवेटर स्कैपुला, ठीक है। समझ आ गई? यहां तक बेटा बात Okay. ही समझ आ गई। मैं पैसिव मूवमेंट से क्या चेक करता हूँ, ऊपर हो जाओ। पैसिव मूवमेंट से क्या चेक करता हूँ? सर क्वालिटी ऑफ द मूवमेंट एंड टाइम, ठीक है। क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन किसी ने? जी बेटा। सर हर मूवमेंट के लिए हम लोग ने अपनी हैंड की प्लेसमेंट भी डिफरेंट करनी है ताकि एंड फील हो सके। हैंड्स की प्लेसमेंट ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, ठीक है। ठीक है सर। एंड फील नहीं, एंड फील डिफरेंट नहीं होगी। एंड फील जो है वो यूजुअली स्ट्रेच है, मस्कुलर स्ट्रेच है, सिंपल, ठीक है। अगर आपको उस जगह के ऊपर कोई और स्ट्रेच फील हो, मींस कोई बोनी एंड फील हो, कोई फर्म एंड फील हो, तो दैट इज पैथोलॉजिकल। एम्प्टी की और बात की तो, बॉगी एंड फील की तो बात की बात है। अगर वहां पर आपको बोनी एंड फील भी मुझे यहां पर मिल जाए तो वो भी क्या है, पैथोलॉजिकल है। अगर मुझे लिगामेंटस एंड फील मिल जाए, फर्म एंड फील मिले, तो वो भी पैथोलॉजिकल, ठीक है। मुझे ये इन सब तमाम मूवमेंट्स में मुझे एक्चुअली कैप्सुलर स्ट्रेच मिल रहा है, मस्कुलर और कैप्सुलर स्ट्रेच मिक्स, ठीक है। अगर मसल की रेंज पूरी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी, आप लोगों में से ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं होगा, आप सारे स्टडी करते हैं, आप सबके मसल्स टाइट होंगे। सबसे पहले तो आपके मसल्स ही क्या कर देंगे, मुझे एंड फील दे देंगे। लेट्स से किसी के मसल्स की लेंथ कंप्लीट है, ठीक है, तो फिर उसको कैप्सुलर स्ट्रेच आएगा। क्या आएगा? कैप्सुलर स्ट्रेच, ठीक है। समझ आ गई बेटा बात? फील क्या होती है, या आके परफॉर्म करके देख। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दफा आप करोगे ना, घर में जाके एक दूसरे के ऊपर ट्राई करें, ठीक है, आप लोगों को फौरन से पता चल जाएगा। अभी रिस्ट्रिक्ट इज समथिंग अबनॉर्मल, जहां मूवमेंट खत्म हो जाए, मूवमेंट एंड हो जाए, लेट्स से रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स करो, ठीक है। यहाँ पर मूवमेंट एक तो एंड हो रही है इसकी अप्रोक्सीमेशन की वजह से, प्लस मैं अगर इसको फर्दर वो करूं, ठीक है, मूवमेंट को वो करूं, तो मुझे क्या फील आएगा, मस्कुलर स्ट्रेच अभी फील हो रहा है, ठीक है। कैप्सुलर इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइट होगा, लिगामेंटस टाइट, लिगामेंटस एक जगह पे रुक जाएगा तो वहां से आगे नहीं जाएगा। लेट्स से लिगामेंट अगर यहाँ पर आगे रुक गया ना, लिगामेंट की लेंथ, मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं, लिगामेंट ऐसे अलाउ नहीं करेगा, दिस वन ये अलाउ नहीं करेगा। लिगामेंट एक ही जगह पर रहता है, बॉन टू बॉन मूवमेंट को लिमिट करता है ना, तो लिगामेंट की लेंथ एक ही रहती है, लिगामेंट की लेंथ चेंज नहीं होती। पॉजिटिव एंड, वो पॉजिटिव फॉर्म होती है लिगामेंट की एंड की, कैप्सूल की नेगेटिव फॉर्म होती है, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेच करें तो कैप्सूल अलाउ कर देता है, लेकिन लिगामेंट अलाउ नहीं करता, ठीक है। यहाँ तक बात की समझ आ गई? सर ड्यूरिंग साइड बेंडिंग अगर एक्टिवली पेशेंट को हम करवा रहे हैं, तो अगर उस साइड बेंडिंग के अंदर जो है वो शोल्डर आपके चिन के साथ अप्रोक्सीमेट करना चाहिए ज़रा, तो अगर वो शोल्डर वहाँ तक नहीं, वो अपना हेड वहाँ तक नहीं लेकर जा रहा, और हम अगर पूछते हैं कि आपको पेन फील हो रही है, क्यों नहीं लेकर जा रहे, तो वो कहते हैं कि मुझे पेन नहीं हो रही, स्ट्रेच फील हो रहा है। तो इसका मतलब ये टाइटनेस इसका मतलब यही है कि मसल टाइट है,
ओके ठीक है, इसका मतलब यही है कि मसल्स क्या हैं, टाइट हैं। समझ आ गई बात की। ठीक है, अगर पेशेंट ये कहता है कि मुझे स्ट्रेच फील हो रहा है, खिंचाव फील हो रहा है, तो दैट इज सिंपली अ टाइटनेस, मस्कुलर टाइटनेस है। ठीक है, आप लोगों को जाके आप सब लोगों ने जाके ये सारी चीजें चेक कर ली। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए डिफरेंशिएट करना। ठीक है, नाउ मैं किसका बताने लगा हूँ, लिगामेंटस एंटी। ठीक है बेटा, बिल्कुल क्लियर हो। सर नजर नहीं आ रहा। बेटा पाँव को देखना है। ठीक है, लेट्स से बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, अब प्लांटर फ्लेक्शन के बाद मैं क्या करना शुरू कर दूं, इन्वर्जन कर। ठीक है, इसके बाद मैं अगर प्लांटर फ्लेक्स करने की कोशिश करूंगा तो यह मुझे जो फील आ रही है ना बेटा, दैट इज द फर्म एंटी। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव फर्म है। हाँ जी, इससे आगे अगर मैं पुश करूंगा तो इसका लिगामेंट क्लियर हो जाएगा, अगर फोर्सफुली पुश करूंगा। ठीक है, समझ आगे बात की। प्लांटर मोच ऐसी आती है ना, जब हमारा पाँव क्या हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है अंदर। तो ये हम किसको चेक करते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन, मैक्सिमम प्लांटर फ्लेक्शन, एंड देन इन्वर्जन। एक खास स्टेप के बाद अब मुझे यहाँ पर जो प्रेशर फील हो रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव फ्रंट, दैट इज अ पॉजिटिव फ्रंट। ये हमेशा याद रखना कि जब भी ये वाला प्रेशर आपको फील होगा तो ये किसको इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव फ्रंट। सर ये रिपीट कर दें। बेटा अपने टिबिया को और फिब्यूला को अच्छे तरीके से स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करने के बाद आपने फुट को मैक्सिमम प्लांटर फ्लेक्शन में लेकर जाना है। फुट को जस्ट लाइक दिस, ये यहाँ पे ऐसे ग्रैस्प करें। ठीक है, और ऐसे प्लांटर फ्लेक्शन में लेकर जाना है, और फिर आपने क्या करनी है, इन्वर्जन करवानी है। इन्वर्जन करवाने के बाद आपका जिस जगह पे स्टॉप हो जाए, मूवमेंट आपके ना पॉसिबल हो, वहां पर आपने क्या करना है, अपने दूसरे जिस हाथ से आप मूवमेंट करवा रहे हो वहां पर आपने इसको चेक करना है, फील करना है कि कौन सी चीज इस मूवमेंट को रोक रही है। जैसे ये इसको मैं फील करूँ आंखें बंद करके, तो मैं बता सकता हूँ देयर इज सम प्लास्टिक और ग्लास टाइप मटेरियल, और अगर मैं यहाँ दीवार के टेक्सचर को चेक करूँ तो मैं बता सकता हूँ ना, सेम इसी तरीके से आपको फील आएगी। ठीक है, कि देयर इज समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल कि मैं इससे आगे जा सकूं। ठीक है, दैट इज द फर्म एंटी। इसी फर्म एंटी और ये देखिए एल्बो रिलैक्सिंग, मैंने एल्बो को बाइसेप अपर आर्म को क्या किया, स्टेबलाइज किया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एल्बो को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो चीज मुझे रोक रही है दैट इज द बोनी एंटी। ठीक है, ये क्या है, बोनी एंटी है। इससे ज्यादा मैं इसको मूवमेंट नहीं करवा सकता। इन फिंगर टिप से मैं क्या चेक कर रहा हूँ, बोनी एंटी। समझ यही बात। ठीक है, वहां पे मुझे डर था ना कि मैं ज्यादा पुश करूंगा तो क्या हो जाए, क्लियर ना हो जाए। यहाँ पे ऐसा मुझे कोई डर नहीं है, मैं जितना मर्जी पुश कर लूं, इसकी मूवमेंट अलाउ नहीं करेगी वो, ना ही कोई मसला हो। क्या फील समझ आई बेटा। ठीक है, कैप्सूल के लिए अगर चेक करें, ठीक है, इंटरनल रोटेशन बेटा किसी बूढ़े बंदे को पढ़ना ये आजमाइएगा। ठीक है, अपने जैसे को पूरी आजमाना है। ठीक है, सही है। सर तो नजर नहीं आ रहा, कैमरे में नहीं आ रहा। आप लोगों ने इंटरनल रोटेशन को चेक करना है, इंटरनल रोटेशन को जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे यहाँ इस थंब के ऊपर फीलिंग आ रही है, किसके ऊपर आ रही है, इस थंब के ऊपर फीलिंग आ रही है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इस थंब के ऊपर। ठीक है, ये जो थंब मैं अब यहाँ से प्रेशर पुट कर रहा हूँ तो देखिएगा मूवमेंट बेहतर ज्यादा हो रही है। ठीक है, दैट इज अ कैप्सूलर एंटी। ठीक है, ना लिगामेंट मूवमेंट अलाउ करेगा, ना बोन मूवमेंट अलाउ करेगा।
ये एक्सटर्नल रोटेशन में ले जाना चाहे, ये क्या है? एप्सिलॉन। सर आप सामने समझ आगे नजर नहीं आ रहे। जस्ट लाइक दिस, ठीक है? ऐसे ये प्रेशर पुट करना है, इस हाथ से प्रेशर पुट करना है, समझ आ गई बात की? लेकिन एक्सटर्नल रोटेशन को आप लोगों ने चेक नहीं करना, आप लोगों ने इंटरनल रोटेशन को चेक करना। एक्सटर्नल रोटेशन डिस्लोकेशन कॉल करना, ठीक है? समझ आ गई बात की? नाउ पैसिव रेंज ऑफ मोशन के बाद अब आपने क्या करना है? पेशेंट की क्या कह रहे हो बेटा? ये सब कब करना है? बेटा ये सब जब आप बड़े हो जाएंगे तब करना है बेटा। डॉक्टर जब आप फिजिकल थेरेपिस्ट बन जाएंगे, आपके पास कोई पेशेंट आएगा तब भी करना है, और ये वाइवा में भी करना है, ठीक है? ओके सर। Now we are going to check resisted movement. अब हम लोगों ने ग्रेडिंग करनी है, ठीक है? आप मैनुअल मसल टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। मैनुअल मसल टेस्टिंग होती है एक स्पेसिफिक मसल के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल के लिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमने रेजिस्टेड मूवमेंट चेक करनी है, ठीक है? रेजिस्टेड मूवमेंट में हम क्या करेंगे? पेशेंट को कहेंगे फ्लेक्शन में ले जाएंगे, पेशेंट की सर्वाइकल स्पाइन इसमें ले लेंगे, फ्लेक्शन में ले जाएंगे। अब हम पेशेंट को क्या कहेंगे? एक्सटेंड करो, करो भाई एक्सटेंड, ठीक है? करो करो करो। अगर ये मेरी मैक्सिमम रेजिस्टेंस को ओवरकम कर ले, जो कि ये नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये क्या है? दैट इज रिजिड फोर्स। मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है? मेरे अपने भी बेटा, ठीक है? हाँ जी बेटा। सर आपने कहा पेशेंट को बोलेंगे एक्सटेंड करो, पेशेंट को क्या पता एक्सटेंड? अब कोई आंटी आ जाए तो उनको बोले एक्सटेंड करो, वो तो हमारा बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा। मैं उसको कह सकता हूँ ये जहां मैं आपकी गर्दन लेकर आया हूँ, वापस किसकी तरफ जोर लगाएं? काउच की तरफ जोर लगाएं, थल्ले जोड़ लाओ, थल्ले जोड़ लाओ, ठीक है? वापस लेके जाओ कंप्लीट, मतलब फिजिकल थेरेपी में वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, ठीक है? तो पेशेंट वापस करवाओगे, ऐसे लग रहा है जैसे कंडक्टर की बस। ज्यादा जोर लगा बेटा। ये देखिए, ये जस्ट लाइक दिस, सर्वाइकल फ्लेक्शन की है। सर्वाइकल फ्लेक्शन के बाद मैंने पेशेंट को कहा है कि क्या करे? वापस बस सब पोजीशन के ऊपर काउच की तरफ जोर लगाए, काउच की तरफ पुश करो, ठीक है? अब अगर ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट क्या कर लेता है? होल्ड कर लेता है, ठीक है? तो दैट इज इसके एक्सटेंसर्स क्या है? ग्रेड 5 में है, ठीक है? नाउ नीचे आ जाओ। दिस वन मैं क्या करूं? एक्सटेंशन में ले जाऊं, एक्सटेंशन में, और मैं क्या कहूं अब पेशेंट को कि फ्लेक्शन में लेकर आओ, लेकर आओ जी, फ्लेक्शन में लेकर आओ, जोर लगा के, जोर लगाओ, वापस 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 लेकर आओ, वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ। नहीं लेकर आ पा रहा। ये ग्रेड 4 भी नहीं है, ये ग्रेड 3 है, ठीक है? सही कह रहा हूं क्या? अच्छा, यहाँ पे मैं लेट से यहाँ पे अगर रेजिस्ट करता हूँ ना इसकी मूवमेंट को, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे मेरे पास क्या है? कैरोटिड्स हैं, ठीक है? कैरोटिड्स क्या हो सकती हैं? इम्पिंज हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर पुट करता हूँ तो मैंने इसकी फोरहेड के ऊपर ही प्रेशर पुट कर, ठीक है? मतलब इस तरीके से इसको स्टेबल कर लो ताकि कोई भी जर्क ना लगे पेशेंट को, पेशेंट की स्पाइन को। समझ आ गई बेटा बात की? नीचे चले जाओ। नहीं, आपने स्ट्रेट रहना, वापस लेकर आओ, वापस वापस लेके आओ, वापस 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 वापस, नहीं जोर लगाओ, नहीं, ठीक है? समझ आ साल लग रहे हैं नहीं, यहाँ तक बात ही समझ आ गई? इसमें बेटा आप लोगों की अपनी, ये मुझे चेक कर रहे हैं, आपका खड़े होने का स्टाइल बहुत मैटर करता है, ठीक है? ये नहीं कि चेक करते करते अपनी पेन ही सिलवा लेनी है,
ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी अपनी पेन निकल आती है। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस। ठीक है, पेशेंट हमेशा बेटा पेशेंट को अप्रोच करने के लिए एक टांग को बेंड करते हैं थोड़ा सा और दूसरी टांग को स्ट्रेट रखते हैं और अपना बॉडी वेट आगे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, कभी भी ऐसे खड़े होकर नहीं करते। जब आपने पीछे की तरफ पुश करना तो जस्ट लाइक दिस। ठीक है, मेरी पीछे वाली टांग बेंड है और आगे वाली स्ट्रेट है। आगे की तरफ पुश करना है, आगे वाली बेंड है और पीछे वाली स्ट्रेट है। ऐसे खड़े होकर नहीं कभी करते जोर लगाते, क्योंकि सारे का सारा प्रेशर किसके ऊपर आएगा? आपके हैंड्स के ऊपर आएगा। सर वापस एक मिनट बेटा, सर वापस लेकर आए, वापस लेकर आए, वापस लेकर आए। अब मैं क्या चेक करूं? लेफ्ट साइड बेंडिंग चेक करूं। ठीक है, रोटेशन, रोटेशन में सिंपली ये देखें, मैंने कपल बनाया, नीचे हाथ रखा है और इसके यहां पर हाथ रखा है। वापस लेकर आओ। अब मैं दोनों हाथों से क्या करूंगा? रेजिस्ट करूंगा दोनों हाथों से। एक हाथ से मैं रेजिस्ट नहीं करूंगा। समझ आई बात की? रोटेटर्स इसके बेहतर है। ठीक है, वापस देख रहे हैं, समझ आई बात की? ठीक है, मैंने क्या किया, जिस तरीके से स्टीयरिंग व्हील को दो हाथों से पकड़ते हैं, इसी तरीके से मैंने इसके सर को दो हाथों से ग्रैस्प किया। ठीक है, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपकी है, क्यों नहीं कर सकता? जो नहीं कर सकता दैट इज ग्रेट फोर। आपने जिस फीमेल ने फीमेल को चेक करना, ज्यादातर होता ऐसे ही है ना, मेल ने मेल को चेक करना। आप बाहर की फीमेल फिजिकल थेरेपिस्ट देखें, आप कहेंगे क्या बात है, मतलब उनके डोले मेरे से भी बड़े होंगे। ठीक है, सो व्हाट इट इज मेंट, क्योंकि ये चीज इसमें फोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप विदाउट एनी फोर्स ये नहीं कह सकते कि जी मैं फिजिकल थेरेपिस्ट बन जाऊंगा और मैं एग्जामिन भी कर लूंगा। लेट्स से अगर आपका पाला पड़ जाता है स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी में, आप स्पोर्ट्स के किसी उसको पेशेंट को एग्जामिन करोगे तो वो तो सुपर ह्यूमंस होते हैं, आप तो उतनी पावर ही नहीं लगा सकोगे, आपको तो पता ही नहीं चलेगा मैम यार मैं तो बड़ा नाजुक जा बंदा, लेकिन साढ़े विच जोर ही बड़ा है। ठीक है, सो दैट इज डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, साइड बेंडिंग जस्ट लाइक दिस, यहां से ग्रैस्प करना है। ठीक है, जस्ट लाइक, चलिए जी बेंड करें, ये राइट साइड बेंडिंग। ठीक है, और इसी तरीके से यहां से लेफ्ट साइड। ठीक है, समझ आ गई बेटा? ये क्या हो गई है? रेजिस्टेड मूवमेंट हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई है? रेजिस्टेड मूवमेंट चेक हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है? फ्लेक्शन। ठीक है, आगे ग्रेड, ये सब असाइनमेंट है बेटा। फ्लेक्शन, ग्रेड, ठीक है, 4 और 5 जो भी हो, 4 है तो 4 में शुरू करना है। एक्सटेंशन, ग्रेड 5, साइड बेंडिंग राइट साइड, ग्रेड 4, साइड बेंडिंग लेफ्ट साइड, ग्रेड 3। इसी तरीके से राइट साइड रोटेशन ग्रेड 5, लेफ्ट साइड रोटेशन ग्रेड 4। ठीक है, ग्रेड मेंशन करने हैं, 6 के 6 मूवमेंट्स। ठीक है, समझ आ गई? एक्टिव मूवमेंट में आपने क्या चेक करना होगा? ठीक है, क्या चेक करेंगे एक्टिव मूवमेंट में? फ्लेक्शन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की हेडिंग देने चाहे, फ्लेक्शन नॉर्मल, एक्सटेंशन नॉर्मल और लिमिटेड। ठीक है, राइट साइड बेंडिंग नॉर्मल और लिमिटेड, लेफ्ट साइड बेंडिंग नॉर्मल और लिमिटेड। ठीक है, इस वजह चूज करना है, नॉर्मल है तो नॉर्मल मेंशन करते हैं, लिमिटेड है तो लिमिटेड मेंशन करते हैं। अगर बिल्कुल लिमिटेड है तो आपने लिखना है ग्रॉसली लिमिटेड। ग्रॉसली लिमिटेड मींस नॉट अ सिंगल डिग्री इज अलाउड। ठीक है, अगर मैं राइट साइड बेंडिंग पेशेंट को कहता हूं कि राइट साइड बेंडिंग करें और पेशेंट राइट साइड बेंडिंग नहीं कर पाता तो मींस बिल्कुल भी नहीं कर पाता, तो मैं क्या लिखूंगा कि दैट इज ग्रॉसली लिमिटेड। ठीक है, समझ आ गई बात? परफॉर्म कर सकते हैं बट देयर इज लिमिटेशन। ठीक है,
जब हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन की तरफ आते हैं तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन की हेडिंग देके हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लेक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल एंट्री, ठीक है, और पैथोलॉजिकल एंट्री। नॉर्मल एंट्री लगे, पैथोलॉजिकल एंट्री लगे। एक्सटेंशन में भी ऐसे लिखेंगे, नॉर्मल है कि पैथोलॉजिकल है। अगर पैथोलॉजिकल है तो कौन सी है, ठीक है। इज इट कैप्सुलर, इट इज पॉजिटिव फ्रॉम, इट इज बॉनी एंट्री, इट इज बोगी, और इट इज एम्प्टी एंट्री। एम्प्टी एंट्री कब होती है, जब पेशेंट अलाउ ही नहीं करता आपको मूवमेंट परफॉर्म करना ड्यू टू स्वेयर पेन। समझ आ गई बात। इसी तरीके से राइट साइड बेंडिंग, लेफ्ट साइड बेंडिंग, राइट साइडेड रोटेशन, लेफ्ट साइडेड रोटेशन, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल। यहां तक बात की समझ आ गई है। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को कैसे डिस्क्राइब करना है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन को कैसे डिस्क्राइब करना है, और फिर इसको रेजिस्टेंट मूवमेंट को कैसे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द जॉइंट प्ले टेक्निक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन टाइम, कोई बात नहीं बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ के जाना, सीख कर जाना, कोई बात नहीं, उल्टे हो जाए, ठीक है। ये काम, ये मजे वाला काम है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स। अच्छा, नाउ सबसे पहली चीज, ठीक है, कि आपने पल्पेशन कैसे करनी है। क्या कैसे करनी है, पल्पेशन विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स, नॉट विद द थंब। थंब के अंदर रेडियल पल्स की क्या आती है, आपको फील आती है रेडियल पल्स की। इस वजह से थंब इज नॉट अ बेटर ऑप्शन फॉर पल्पेशन। दीज टू फिंगर्स आर बेटर फॉर पल्पेशन। हाँ, मोबिलाइजेशन के लिए आप थंब को, जब मोबिलाइजेशन करनी है आप थंब को जैसे मर्जी यूज करो, कोई मसला नहीं, लेकिन पल्पेशन के लिए आपको क्या यूज करनी है, फिंगर्स यूज करनी है। समझ आ गई बात की। तो सबसे पहले चीज ये कि पेशेंट को आपने उल्टा लेटाना है, ठीक है, और यूजुअली ये दोनों या आप बिल्कुल आगे आ जाए, ऑफ करते हैं। यूजुअली बेटा जो सर्वाइकल स्पाइन के लिए बेड होते हैं ना, उनके यहाँ सेंटर के अंदर क्या होता है, बाकायदा फेस के लिए जगह होती है। तो जब पेशेंट उसके अंदर फेस रखता है ना, तो उसकी सर्वाइकल स्पाइन इजीली पैल्पेबल हो जाती है। मैंने इसको क्यों ऑफ द बेड किया, क्योंकि जब ये इसका सर जो था वो काउच पर था, तो क्या था, सर्वाइकल का लॉर्डोटिक कर्व मेंटेन था। मैंने इसलिए ऑफ करवाया ताकि सर्वाइकल का कर्व क्या हो सके, स्ट्रेट हो सके, और मुझे पल्पेशन में क्या हो सके, आसानी हो सके। रिलैक्स। नाउ सबसे पहली बात क्या है, यहां पे आप लोगों ने क्या चेक करने हैं, मैस्टॉइड प्रोसेसेस। ईयर्स के पीछे क्या है आपके पास, मैस्टॉइड प्रोसेसेस है। अच्छा, पेशेंट को क्या कहना है बेटा, थोड़ी फ्लोर आप, ठीक है, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। पेशेंट को आप लोगों ने, ये शर्ट को ना पूरा आगे, बिल्कुल सबको बोनी पंप नजर आ रहा है, सारे बच्चे इधर आ रहे हैं। आप सारे बच्चे ना दीवार के साथ कोशिश करें या इस साइड पर आ जाए, ठीक है, तो इस साइड पर आ जाए, मेरे वाली साइड पर। आप लोग बेटा करीब हो जाए ना चेयर वाले, थोड़ा सा इधर तो आपको बच्चों को तो देख सकते, इधर पीछे आ जाए बेटा, आप खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, ठीक है। तो बिल्कुल ये दो आपको बम नजर आ रहे हैं, एक इसमें से C6, एक इसमें से C7 है, एक इसमें से क्या है, T1 है, ठीक है। सर्वाइकल स्पाइन की मूवमेंट ऊपर उठाओ, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मूवेबल होगा, रिलैक्स जीना ले जाओ, ये देखिए मैं इसके ऊपर फिंगर टिप रखता हूँ, उठाओ, ये सबसे ज्यादा मूवेबल है, फौरन से गायब हो गया। ये जो फौरन से गायब हो जाएगा ये इसका होगा C7 होगा, जो फौरन से गायब नहीं होगा, नीचे ले जाओ, वापस लेकर आओ, ठीक है, जो फौरन से गायब नहीं होगा वो किसका होगा, T1 का होगा। सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएशन, C6 और C7 एक्सटेंशन जब करवाते हैं, मैं तो फ्लेक्शन करवा रहा हूँ। ये वाला जो है
जो आपको सही लगे वो आप फॉलो करें, ठीक है। नहीं हो जाते हैं, वो भी बता दूँ, 1 2 3 4 सारे बता देता हूँ कैसे पल्पेट होते हैं, जो आपको ठीक लगेगा उसको फॉलो कर लो, ठीक है। वो भी ठीक है, ये मैं भी ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, ये तो मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट दे 10 मिनट दे दें, इनका प्रैक्टिकल एक करवाना छोटा सा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप लोगों ने मैक्सिमम फ्लेक्शन करवाने के बाद आप लोगों ने मेस्टाइड प्रोसेसेस को देखना है, ठीक है। अच्छा, मेस्टाइड प्रोसेसेस के बाद बिल्कुल बेटा ये दिस इज द ऑक्सीपिटल, ठीक है, एंड, ठीक है, ऑक्सीपिटल लाइंस आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डी पल्पेशन करनी है। ये सबसे पहला बोनी बम्प आता है, ऑक्सीपिट के बाद सबसे पहला जो बोनी बम्प आता है वो किसका आएगा? C2 का आएगा, ठीक है। C2 से लेके मेस्ट्रॉइड प्रोसेस तक आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या लाइन ड्रॉ करनी है? C2 से लेके मेस्ट्रॉइड प्रोसेस तक, C2 के स्पाइनस प्रोसेस से लेके मेस्ट्रॉइड प्रोसेस तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये तो से दिस इज द मेस्ट्रॉइड प्रोसेस एंड दिस इज C2। सबको नजर आ रहा है? दिस इज C2 एंड दिस इज द मेस्ट्रॉइड प्रोसेस, ठीक है। समझ आ गई? ये एक लाइन ड्रॉ होगी, इस लाइन के जो सेंटर होगा वो किसके ऊपर बात जाएगी? C1 के ट्रांसफर प्रोसेस के ऊपर। इस लाइन का जो सेंटर होगा वो किसके ऊपर जाएगा? C1 के ट्रांसफर प्रोसेस के ऊपर। तो मैंने अगर C1 को मोबाइल करना है तो मैं C1 के ट्रांसफर प्रोसेस को पल्पेट करते हुए C1 को मोबाइल कर सकता हूँ, ठीक है। डीप पल्पेशन रिक्वायर्ड होती है और इसके बाद जरूर पेशेंट को वर्टाइगो या डिजीनेस फील हो सकती है। समझ आ गई बेटा बात? ठीक है। ट्रांसफर प्रोसेस को पल्पेट करने के बाद जब मैं मोबिलाइजेशन करूंगा तब। समझ आ गई बेटा बात की? ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई? C1, ठीक है, दिस बोनी बम्प, ठीक है, रिलैक्स। दिस वन इज C2, उसके बाद मैं फर्दर आगे जाऊंगा तो C3 है, ठीक है, फिर C4 है एंड C5 है, C6 है, C7 है एंड T1 है। समझ यही बात की? मैं ऊपर से नीचे भी आ सकता हूँ, C6, ठीक है, C6, C5, C4, ठीक है। C4 बिल्कुल भी पल्पेट नहीं होता क्योंकि C4 क्या थी? सर्वाइकल लॉर्डोसिस की एपेक्स है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा आगे की तरफ होता है, ठीक है। आपको उसको मैक्सिमम पल्पेट करना पड़ता है, ठीक है, अगर मसल्स रिलैक्स हों तो। यूजुअली मसल्स स्पैज्म के साथ जब पेशेंट आता है तो आपसे पल्पेट ही नहीं होगा C4, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? विद आइडिया आपको C4 को मोबिलाइज करना पड़ेगा। समझ आ गई बात की? अच्छा, जब आपको ये स्पाइनस प्रोसेस बेटा पल्पेट हो जाते हैं तो आपने वन फिंगर की वर्थ के साथ आपने कहां पर जाना है? ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है। आप ट्रांसफर प्रोसेस के ऊपर जब जाकर प्रेशर पुट करते हो तो यहाँ पर आपका फेसर जॉइंट क्या होता है? मोबाइल होता है, ठीक है। इससे पहले मोबाइल नहीं होता। यहाँ इस स्पाइनल प्रोसेस को पल्पेट करने के बाद वन फिंगर की विड्थ के बाद आपको क्या फील होगा? ट्रांसफर प्रोसेस फील होगा, ठीक है। समझ आ गई बेटा बात? यहाँ तक किसी को कोई स्पाइनस प्रोसेस को पल्पेट करने के बाद लेट्स से दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस, आपने वन फिंगर की विड्थ के बाद क्या करना है? थंब प्लेस करना है, और जब आप थंब प्लेस करोगे तो ये क्या होगा? इसका ट्रांसफर प्रोसेस होगा। स्पाइनस प्रोसेस के बिल्कुल साथ नहीं थंब प्लेस करना। स्पाइनस प्रोसेस के ऑलमोस्ट 1 इंच के बाद या वन फिंगर की विड्थ के बाद आपको क्या फील होगा? ट्रांसफर प्रोसेस फील होगा सर्वाइकल स्पाइन। जहां तक बात की समझ आ गई? तो दिस इज द पल्पेशन, ठीक है। अब उल्टे नीचे ऊपर सीधे नीचे नॉर्मल होगी, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे रखें, ठीक है, या ऐसे रखें, जस्ट लाइक, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, ठीक है। नाउ आई हैव टू मोबाइल अ पेशेंट, ठीक है। मैंने किसी भी पेशेंट को मोबाइल करना है तो मैंने किस तरीके से मोबाइल करना है, ठीक है। C1 C2 के लिए वो रूल नहीं है जो मिड और लोअर सर्वाइकल स्पाइन के लिए कि टुवर्ड्स द एंगल ऑफ आई, क्योंकि वहां पर कोई भी फेसर जॉइंट मौजूद नहीं है, वहां पर C1 C2 की अपनी आर्टिकुलेशन, ठीक है। हम सिंपली C1 को क्या कर सकते हैं? ये डीप पल्पेशन दे सकते हैं। बेटा रिलैक्स रहने,
ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर है ही नहीं, ये बहुत इजी प्रेशर है, ठीक है। नहीं, मैं अपने इनका ना अपर एक्सट्रीमिटी का जोर नहीं लगा रहा, ठीक है। मैं एक्चुअली किसका जोर लगा रहा हूँ? अपने बॉडी वेट का, बॉडी वेट का। मैं अपर एक्सट्रीमिटी का जोर नहीं लगा रहा बेटा। C1 के ऊपर, C2 के ऊपर, सॉरी, C1 इससे डीप है, C1 थोड़ा सा डीप है, C1 के लिए मुझे डीप एल्वेट करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, फील हो रही है? ठीक है। सर ये मोबाइल का फायदा क्या है? मोबाइल करने का क्या फायदा? बेटा मैं बताता हूँ, समझ आ गई? सो दिस इज C1, ठीक है। C1 के लिए सिंपल डाउनवर्ड प्रेशर पुट करना, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। बेटा मैं बॉडी वेट यूज करूंगा तो दैट इज इजियर फॉर मी। अगर मैं अपर एक्सट्रीमिटी को यूज करूंगा तो मेरे ये थम्स के ऊपर क्या हो जाएंगी? हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एब्डक्शन, जिसकी वजह से मेरे थंब में पेन होना शुरू हो जाएगी। तो व्हाई डोंट वी यूज दिस बॉडी वेट, ठीक है। मैं सिंपली जस्ट लाइक दिस, ठीक है, आगे की तरफ अपने आप को टिल्ट करता जाऊंगा तो प्रेशर ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। एल्बोज को स्ट्रेट रखना है, एल्बोज को कभी बेंड नहीं करना, एल्बोज को क्या करना है? स्ट्रेट रखना है हमेशा, ठीक है। C2 को पल्पेट करने के, C2 से ऊपर आप ये पल्पेशन करोगे तो दैट इज C1, ठीक है। और ये जो बोनी बम्प आपको फील होगा दैट इज C2। समझ आ गई बेटा बात की? ठीक है, किसी ने फील करना है तो ये फील कर ले C2 कहां पर है। यस, दिस इज द C2। करवाऊंगा नहीं, यहाँ पे नहीं किया था, यहाँ C1, C2 C1 करना, सॉरी C1 ये C2 नहीं, दिस इज द ट्रिक। उसके सामने नहीं आया। मैंने क्या कहा है कि हमने सबसे पहले जो बोनी, हमें जो कोई चीज रेफरेंस में मिलनी चाहिए ना पल्पेशन में, हमें जो पल्पेशन में सबसे पहले चीज मिलेगी दैट इज, बेटा वैसे ही लेटो जैसे पहले लेटे, जी रिलैक्स। ये दिस वन हमें सबसे पहले C2 का बम मिलेगा, ठीक है। C2 का बम मिलने के बाद मैंने क्या करना है? मेस्टॉइड प्रोसेस से लेके C2 तक का डिस्टेंस देख लेना, दैट इज द डिस्टेंस और दैट विल बी द मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट के ऊपर मैंने क्या करना है कि दिस इज द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ C1, ठीक है। तो मैंने अगर इसके ट्रांसफर प्रोसेस को करना है तो ट्रांसफर प्रोसेस को कर दो, नहीं तो मैं C1 एज अ होल क्या कर दूंगा? ग्लाइड कर दूंगा, ठीक है। C1 की फॉरवर्ड ग्लाइडिंग होगी तो क्या चीज बेहतर होगी? एंटीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होगा ना। एंटीरियर कैप्सूल किसको अलाउ करता है? एक्सटेंशन को बेहतर करता है, ठीक है। जब मैंने इसकी क्या करनी हो, एक्सटेंशन को बेहतर करना होगा तो मैं किसको स्ट्रेच करूंगा? ये पोस्ट्रो एंटीरियर प्रेशर अप्लाई करूंगा, किसके ऊपर? C1 के ऊपर, ठीक है। जब मैंने इसकी फ्लेक्शन को बेहतर करना होगा तो मैं इसके ऑक्सीपिट को क्या करूंगा? ग्लाइड करूंगा इन पोस्टीरियर डायरेक्शन। इसके पूरे ऑक्सीपिट को ग्लाइड करूंगा किसमें? पोस्टीरियर डायरेक्शन में ऑन C1। जब मैं एंटीरियर कैप्सूल को स्ट्रेच कर रहा हूं तो मैं किसको स्ट्रेच कर रहा हूं? C1 को स्ट्रेच कर रहा हूं एंटीरियर डायरेक्शन, एंटीरियर कैप्सूल स्ट्रेच हो रहा है। जब मैं इसके ऑक्सीपिट को बैकवर्डली स्ट्रेच करूंगा तो इसका पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होगा। पोस्टीरियर कैप्सूल किसको इंक्रीज करेगा? उसकी फ्लेक्शन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहां तक बात की समझ आ गई है? जैसे जैसे मैं C2 से नीचे आता जाऊंगा, बेटा रिलैक्स, ये C2 है, मैं C3 पर आऊंगा, ये देखें मेरे थंब की ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। मैंने थंब से क्या करना है? इस डायरेक्शन में प्रेशर पुट करना। समझ आ गई बेटा बात की? जस्ट लाइक दिस टुवर्ड्स द पेशेंट आई, ठीक है। आपने बस अपने थंब को देखना है कि आपके थंब की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए और आपका फोर्स पुट करने की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। अब ये देखिए मैं यहां से रख के प्रेशर पुट कर रहा हूं, मैं ऐसे प्रेशर पुट नहीं कर रहा,
आई एम जस्ट फोर्सिंग इट लाइक दिस, ठीक है, फिर लाइक दिस। हाँ जी बेटा, फील हुआ है? साइनस प्रोसेस को एज द होल जो वर्टिब्रा है इट विल मूव बैकवर्डली, ठीक है। अब ये क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये थोड़ा सा जस्ट लाइक एंटीरियर ग्लाइड, समझ आ गई बेटा बात में? ठीक है, टुवर्ड्स द पेशेंट आई, दैट इज द एंटीरियर वन। अच्छा, सामने से प्रेशर पुट करना, दिस वन, ये भी इजी तरीका है लेकिन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर क्या है, मसल मास ज्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम आपको सिर्फ ये सिखाएंगे कि पोस्टरो एंटीरियर प्रेशर कैसे देना है, बैक से एंटीरियर डायरेक्शन में प्रेशर कैसे देना है। C1 को जब मैंने पुश किया था फॉरवर्डली, ठीक है, तो उसका क्या हुआ था, कैप्सूल स्ट्रेच हुआ था, एंटीरियर कैप्सूल किसका, एटलांटो ऑक्सीपिटल। अगर मैं C2 को पुश करूंगा, इसमें पोस्टरो एंटीरियर ग्लाइड C2 की दूंगा, तो एक्चुअली C1 किस में जाएगा? अगर मैं C1 की जगह C2 को पोस्टरो एंटीरियर प्रेशर अप्लाई करूंगा तो C1 किस में जाएगा? C1 पोस्टीरियरली पुश करेगा या C1 का पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होगा। तो जब C1 का पोस्टीरियर कैप्सूल मैंने स्ट्रेच करना हो तो मैं सिंपली क्या करूं, C2 को पोस्टरो एंटीरियर प्रेशर दे, मतलब उससे लोअर वर्टिब्रा को अगर मैं नीचे की तरफ प्रेशर दे दूंगा तो अल्टीमेटली उस ऊपर वाले लेवल का पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होगा। सबके साथ ऐसे ही अगर, हाँ बिल्कुल ठीक, C2 का अगर पोस्टीरियर कैप्सूल मैंने स्ट्रेच करना होगा तो मैं C3 को क्या करूंगा, पोस्टरो एंटीरियर प्रेशर दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से प्रेशर पुट करना क्या है, आसान है। समझ आ गई बेटा बात की? ठीक है, जहां तक बात की समझ आ गई, उठ के बैठो। सर पोस्ट इंटीरियर सिर्फ फ्रैक्शन दे रहे हैं C2 के C3 के अंदर, तो एंटीरियर स्ट्रेच आएगा C3 के अंदर ही, मतलब या उसकी एक्सटेंशन बेहतर होगी, और उससे ऊपर वाले वर्टिब्रा पे वो पोस्टीरियर स्ट्रेच। देखो बेटा, जिस वर्टिब्रा को मैं पुश कर रहा हूँ ना, जिस वर्टिब्रा को, लेट्स से अगर वो C2 है तो उस वर्टिब्रा का एंटीरियर कैप्सूल स्ट्रेच होगा और उससे ऊपर और नीचे वाले वर्टिब्रा का पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच हो जाएगा। अगर मैं C2 को स्ट्रेच कर रहा हूं एंटीरियर डायरेक्शन में तो C1 का पोस्टीरियर कैप्सूल और C3 का पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, समझ आ गई? अब इसको ऐसे देखो कि मेरे ये तो ग्लिनोक्यूबल जॉइंट है, अगर कोई मुझे पीछे से मेरी ट्रंक को पुश करता है आगे की तरफ तो ये किस में जा रहे हैं, पोस्टीरियर डायरेक्शन। मैं जितना मर्जी एंटीरियर डायरेक्शन में चला जाऊं, इनके ऊपर क्या पड़ा है, पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच पड़ा है। उसको कैमरे को थोड़ा सा स्ट्रेट करना, नहीं ऊपर से चलेगा। नाउ सर्वाइकल ट्रैक्शन, द मोस्ट इजीएस्ट वे, ठीक है, ऐसे कर लें, ऐसे पकड़ लें, दिस इज द वे, ठीक है। यहाँ मैस्टॉइड प्रोसेस के ऊपर क्या आने चाहिए, ये थंब आने चाहिए, जस्ट लाइक ये जो मेरी फर्स्ट वर्क स्पेस है ना बेटा, फर्स्ट वर्क स्पेस ये कहाँ पर है, मैस्टॉइड प्रोसेस, थंब और फर्स्ट वेब स्पेस, ठीक है। अगर ये अलाउ करेगा तो मैं इसका वेट भी उठा लूं, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है लिगामेंट और आपके कैप्सूल्स को, ठीक है। सिंपली जस्ट लाइक दिस। हम मैस्टॉइड प्रोसेस का नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू। ओके बेटा, जा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।